Very good evening, all of you. Welcome to Learniverse IAS. My name is सूरज. सो ये हमारा सेकंड लेक्चर है. पहले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था एनवायरनमेंट के बेसिक्स, जिसमें एनवायरनमेंट और उससे रिलेटेड जो अदर एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में. ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट इकोसिस्टम के बारे में ये डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि इकोसिस्टम एक तरह की फंक्शनल यूनिट होती है. दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द एनवायरनमेंट, इन द एनवायरनमेंट. ठीक है, ये डिस्कस किया था. अब यहाँ पे आप एनवायरनमेंट के अंदर जो भी हो रही आसपास इंटरेक्शन है ऑर्गेनिजम्स के बीच में और उनके आसपास की जितनी भी थिंग्स होती हैं उसको हम इकोसिस्टम कह देते हैं. इकोसिस्टम्स दो तरह के हो सकते हैं, एक नेचुरल और दूसरा होता है मैन मेड. ठीक है, नेचुरल मतलब जिसको नेचर ने बनाया है और दूसरा हमारा क्या आ गया, मैन मेड. तो पहला अगर नेचुरल इकोसिस्टम की बात करेंगे तो इसमें भी दो डिस्कस किए जाते हैं. एक होता है टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम. तो टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड बेस्ड, जो कि लैंड पे होंगे. तो दीज आर द लैंड बेस्ड. तो लैंड बेस्ड में सबसे पहला होता है फॉरेस्ट. ठीक है, जो बहुत घने जंगल होते हैं, बारिश ज़्यादा होती है यहाँ पे. और सेकंड नंबर पे हम कह सकते हैं कि जहाँ थोड़ी बारिश कम हो तो दैट कैन बी कॉल्ड एज द ग्रासलैंड. ठीक है, उसको ग्रासलैंड इकोसिस्टम कह दिया. और थर्ड नंबर पे आता है डेजर्ट इकोसिस्टम. तो ये सब के सब कौन से हैं, ये सब लैंड के ऊपर मिलते हैं. और डेजर्ट अगर आप देखो ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल होता है. तो ऐसे में तीन तरह के हमारे नेचुरल लैंड बेस्ड एक्वेटिक सॉरी इकोसिस्टम्स हैं. फर्स्ट फॉरेस्ट है, सेकंड ग्रासलैंड है, थर्ड कौन सा है, डेजर्ट. एक्वेटिक के अंदर कई सारे हैं, जैसे रिवर का सिस्टम. रिवर लाइक पूरी रिवर एक इकोसिस्टम की तरह काम करते हैं. उसमें कई सारे प्लांट्स होते हैं, कई सारी स्पीसीज होती हैं. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की कोई लेक हो सकती है. ठीक है, या कोई पूल हो सकता है, कोई छोटा मोटा सिंपल नेचुरल पूल, उसको भी हम कह सकते हैं. या फिर जो पूरा मैरीन वाटर है ये भी एक इकोसिस्टम की तरह ही काम करता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इकोसिस्टम. राइट, सो ये है नेचुरल. तो दूसरा जो मैनमेड इकोसिस्टम है जिसे इंसान ने बनाया होता है, ये भी दो तरह के होते हैं. एक टेरेस्ट्रियल मैन मेड and second is called as the aquatic man-made. राइट, तो टेरेस्ट्रियल मैन-मेड में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एग्रीकल्चरल साइट. तो एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग खेती करते हैं. तो खेती में कई सारी क्रॉप्स को लगाया जाता है, वहाँ पे हम खाद को यूज़ करते हैं. ठीक है, पानी देते हैं उसके अंदर. और हम देखते हैं कि प्लांट्स वहाँ की कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं. और ग्रो करने के बाद प्रोडक्शन होता है, फूड प्रोवाइड करते हैं. तो एग्रीकल्चर एक ऐसी साइट है जो एक मैन मेड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है. सेकंड ये भी कहा जा सकता है कि जो इकोसिस्टम हमारा कोई मैनमेड हो सकता है, जिसमें हम ले सकते हैं किसी भी गार्डन को, या गार्डन या कोई स्पेसिफिकली अगर आप मान के चलिए कोई हमारा बोटेनिकल गार्डन है. तो बोटेनिकल गार्डन या बोटेनिकल पार्क के अंदर आप देखते होंगे कई सारे वैरायटीज़ के प्लांट्स को लगाया जाता है. उनकी कंजर्वेशन के लिए भी लगाते हैं. और वैसे भी अगर उसको लगाएंगे तो वो भी एक इंसान के लगाया हुआ ही एक पार्क है. तो इसीलिए उसको हम टेरेस्ट्रियल मैन मेड इकोसिस्टम कह सकते हैं. एक्वेटिक के अंदर बहुत सिंपल है. एक्वेटिक के अंदर अगर आप देखोगे तो जैसे कोई डैम बना दिया. ठीक है, तो डैम के पीछे क्या करता है, पानी रुक जाता है रिवर का. अब ये वाटर जब रुक जाएगा तो इसको हम कह देते हैं दिस इज द मैन मेड लेक. और इसको जनरली ये भी कहा जाता है कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेजरवायर. तो ऐसी जो रेजरवायर्स बनती हैं, बड़ी बड़ी रेजरवायर्स बनती हैं, उनको हम ले लेते हैं एक्वेटिक मैन मेड इकोसिस्टम. ठीक है, तो एक इसका एग्जांपल हो गया. अब अगर कुछ लोग घर पे या फिर बेसिकली और जगह भी जैसे सजाने के लिए रखते हैं, जैसे चार ग्लास लगा दिए इधर उधर. ठीक है, ग्लास नीचे लगाया, पानी भर दिया उसके अंदर और दो तीन मछलियां उसके अंदर छोड़ दी, तो दैट इज एक्वेरियम. तो एक्वेरियम भी क्या हो गया, तो ये इंसान का बनाया हुआ ही एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है. राइट, सो इसके साथ में जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में फंक्शनिंग में तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है एनर्जी.
सेकंड होता है न्यूट्रिएंट, और थर्ड देखें तो दैट इज कॉल्ड एज द इकोलॉजिकल सक्सेशन, राइट। सो फर्स्ट लेते हैं हम लोग एनर्जी फ्लो। अब देखिए, आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस एनर्जी कहाँ से लेते हैं? ये सारी एनर्जी जो वो फूड कंज्यूम करते हैं उस फूड से उनको मिलती है। उस फूड को जब कंज्यूम करेंगे वो एनर्जी आएगी, उसी एनर्जी से इंसान अपना सारे डेली के काम करता रहता है। वैसे इस पूरे यूनिवर्स को भी एक एनर्जी चला रही है। हमारे पूरे सोलर सिस्टम को भी कौन चला रहा है? एनर्जी चला रही है। ठीक है, और ये एनर्जी किसके पास है? सन के पास है। तो सन की एनर्जी से हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, वहीं से हमें खाना मिलता है, उसी खाने से हमें क्या आती है? एनर्जी। तो आपने एक बचपन में सुना होगा या छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड विद चेंजेस फ्रॉम दी वन स्टेट टू अनदर। तो वैसे ही सेम टू सेम इकोसिस्टम की फंक्शनिंग के लिए जो एनर्जी है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर ट्रांसफर होती रहती है। तो ऐसे हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो एनर्जी के बेसिस पे चलती हैं। और इसमें अगर आप देखें तो ये प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर, प्रोड्यूसर मतलब अब सनलाइट मिली प्लांट्स को तो प्लांट्स आ गए प्रोड्यूसर्स। ठीक है, इसी को, इस प्लांट को कंज्यूम कर लिया किसी डियर ने, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर, एनर्जी इसके अंदर चलेगी। और इसको किसने कंज्यूम कर लिया? लायन ने। तो लायन ने जब किया तो इसको हमने कार्निवोर बोल दिया, लेकिन सारी एनर्जी किस में चलेगी? लायन में चलेगी। तो ऐसे ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, देखो ऐसे इस तरह से पूरे इकोसिस्टम में चल रही है। वैसे जब ये कोई डेड रिमेन्स बचेगा, अब इस डेड रिमेन्स को कौन फीड करेंगे? डीकम्पोजर्स। तो ये जो डीकम्पोजर्स हैं जब ये यहाँ पे इसको खाना स्टार्ट करेंगे तो एनर्जी अब यहाँ पे डीकम्पोजर्स में चलेगी और दोबारा से एनर्जी सॉइल में मिल जाएगी, न्यूट्रिएंट्स उसमें मिल जाएंगे, फिर दोबारा वो इकोसिस्टम का पार्ट बन जाएंगे। तो एक तरह का एक साइक्लिक सिस्टम है जो लगातार चलता रहता है। तो इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ एनर्जी फ्लो। अब इस एनर्जी फ्लो के अंदर दो या तीन कॉन्सेप्ट हम मेनली लेकर के चलेंगे। पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड अ फूड चेन, सेकंड को कहा जाता है फूड वेब, और थर्ड आता है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड्स, राइट। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले बात करेंगे फूड चेन के बारे में। अब देखिए, जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं पूरे इकोसिस्टम के अंदर, उनका एक अपना रोल होता है उस पूरे इकोसिस्टम में फंक्शन करने का। ठीक है, यानी कि जो अर्थ है जिसको हम एक बायोस्फीयर भी मानते हैं, बायोस्फीयर क्योंकि यहाँ पे लाइफ है ऑब्वियसली। तो इस यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है। देयर आर सो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। अब ये जितनी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स आपको मिलती हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है पूरी अर्थ में अलग अलग फंक्शंस करने में। जैसे प्लांट्स का है तो प्लांट्स क्या है? प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। ये इनका सिर्फ इतना काम है, ये लगातार प्रोड्यूस करते रहेंगे। ठीक है, बढ़ते रहेंगे। और प्रोड्यूसर के बाद ये क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए ये कोई प्रोड्यूसर है, इस कोई प्लांट लग गया, इस प्लांट को किसने कंज्यूम कर लिया? किसी ग्रास हॉपर ने। ठीक है, तो ग्रास हॉपर हमारा क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है, घास खाने वाला है, हर्बीवोर है। अब इस ग्रास हॉपर को आगे जाकर के किसने खाया? सेकेंडरी कंज्यूमर ने, यानी किसी फ्रॉग ने। तो फ्रॉग ने इसको खा लिया। अब एनर्जी देखो ऐसे जा रही है, एक अब चेन बनती हुई दिखाई दे रही है हमें। आगे अब ये सेकेंडरी कंज्यूमर है तो सेकेंडरी कंज्यूमर को किसने कंज्यूम कर लिया? स्नेक ने। अब स्नेक क्या बन गया? टर्शरी कंज्यूमर। अब फ्रॉग से एनर्जी किस में आ गई? स्नेक में। अब ऊपर कोई हॉक था, उस हॉक ने क्या किया? सांप को देखा और सांप को खा लिया। और सांप को इसने जैसे ही खाया तो यहाँ पे ये बन गया हमारा टॉप कंज्यूमर। दिस इज कॉल्ड एज अ टॉप कंज्यूमर एंड ही इज ऑल्सो दी फाइनल कंज्यूमर। तो एनर्जी इसके अंदर चलेगी। बाद में डेड रिमेन्स हैं तो वो हो सकता है कि वो क्या किस में चले गए? फंजाई की फॉर्म में चले गए, डीकम्पोजर्स हम बेसिकली कह सकते हैं। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे एक पूरी चेन बन रही है जिसमें सारा एनर्जी ट्रांसफर, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर इसके बीच में हो रहा है। क्योंकि बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, मैक्रो माइक्रो, वो हमें इन्हीं प्लांट से मिलते हैं, इन्हीं प्लांट से लेते हैं। प्लांट्स कहाँ से लेते हैं? ये सॉइल से ले लेंगे या खुद बना लेंगे, खुद तैयार कर लेंगे। ऐसा पूरा सिस्टम जो है वो ऑपरेट करता है, राइट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सभी क्रिएचर्स के सर्वाइवल के लिए। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपको इकोसिस्टम में मिलेंगे वो किसी न किसी तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए।
और उसी सर्वाइवल में एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो ग्रोथ के लिए, रेस्पिरेशंस के लिए, ठीक है, लोकोमोशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें फूड चेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो फूड चेन क्या है? ये एक ऐसा मूवमेंट है एनर्जी का जो कि सीधा सीधा आप देखोगे एक चेन के अंदर देखता हुआ मिल रहा है। अगर इकोसिस्टम में हमने इंटरेक्शन समझना है तो फूड चेन एक बहुत ही सिंपल आइडिया है, सिंपल मेथड है, जिस मेथड से हम इंटरेक्शन होती देख रहे हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे के ऊपर क्या है, सारे के सारे डिपेंडेंट है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ फूड चेन, राइट। सो सेकंड जो कॉन्सेप्ट आता है वो है फूड वेब। तो वेब आपने सुना होगा, वेब मतलब एक तरह का जाल है, ठीक है। ऐसे अलग अलग डायरेक्शंस में आप देख रहे होंगे काफी सारी चीजें क्या कर रही हैं, जुड़ रही हैं। सो जब ये आपस में ऐसे जुड़ते जाएंगे, अलग अलग कनेक्शंस, राइट। तो ऐसे ही आप देखते होंगे कि देखिए अब ऐसा तो होता नहीं कि जैसे हम लोग डेली खाना खाते हैं, तो आपको डेली अगर कोई राजमा आपको पसंद है, आपको डेली राजमा ही कोई खिलाता जाए, डेली खाते जाएं खाते जाएं खाते जाएं, तो आप बोर हो जाएंगे। लेकिन आपको भी क्या क्या चाहिए, डेली अलग अलग आइटम चाहिए, कि चलो आज राजमा खा लिए, कल महा की दाल खा ली, परसों मटर पनीर खा लिया। तो ऐसे क्या होगा, इंटरेस्ट भी बना रहेगा, बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की डिमांड भी बढ़ती रहेगी। अब जैसे घास है, तो घास आप देखते होंगे सिर्फ ग्रास हॉपर ही थोड़ी भी खा रहा है, इसको रैट्स भी खा सकते हैं, रेबिट्स भी खा सकते हैं, गॉट्स भी खा सकते हैं, या फिर अगर डियर है तो डियर भी खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस रैट को अगर आगे जाएगा तो रैट को कौन खा सकता है, स्नेक खा सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऑल खा सकता है, यानी कि उल्लू, उल्लू भी खा लेगा। स्नेक को क्या है, स्नेक को ईगल खा सकती है, हॉक खा सकता है, या फिर आगे कौन खा सकता है, पीकॉक खा सकता है। तो ये सब क्या है, ये सब आपस में जुड़े हैं अलग अलग चेन्स। तो वैसे तो एक चेन बन गई, यानी यहां से हम ग्रास से चले गए रैबिट में, और रैबिट सीधा कहाँ चले गया, टाइगर में। अब ऐसा तो है नहीं, रैबिट को तो लाइन भी खा सकता है, फॉक्स भी खा सकती है, ठीक है। तो जब मल्टीपल चेन्स जुड़ जाती हैं, फूड चेन्स आपस में जुड़ेंगी, जब ये ज्यादा डाइवर्सिटी बना देती है हमारे पास, तो उस केस में हम सीधा कह देते हैं कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द फूड वेब, राइट। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, फूड वेब का। तो फूड वेब क्या है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का, जो कि क्या कर रही है कि हमारे पास फूड चेन जब आपस में बहुत सारी जुड़ जाएंगी तो वो एक तरह से फूड वेब बन जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शन होगा फूड वेब के बीच में, उतना ज्यादा हमारे इकोसिस्टम की हेल्थ अच्छी होगी, उतनी ज्यादा ये समझा जाएगा इंटरेक्शन बहुत अच्छा उसके अंदर देखने को मिलता है। और ये ट्रॉफिक लेवल के बीच में जो आप देखें, ट्रॉफिक मतलब एनर्जी लेवल्स, तो काफी अच्छा देखने को मिलता है, राइट। सो मल्टीपल फूड चेन जुड़ जाती हैं आपस में, फ्लो ऑफ एनर्जी चलता रहता है, न्यूट्रिएंट्स का भी चलता रहता है, प्रोड्यूसर्स में, कंज्यूमर्स में, और डीकम्पोजर्स के अंदर, राइट। सो काफी अच्छा जो है वो इंटर कनेक्टेडनेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज अ फूड वेब। फूड चेन थोड़ा सा ऑब्सोलीट आइडिया है, अभी ज़्यादा जो रिकमेंड किया जाता है, ज़्यादा माना जाता है इकोसिस्टम की फंक्शनिंग के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ फूड वेब, राइट। सो ये दो सिस्टम हमने डिस्कस किए, अब हम आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज द इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है। तो पिरामिड्स क्या है, ये बेसिकली हम स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं पिरामिड्स के अंदर, कि स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहला जो पिरामिड है वो एनर्जी के बेसिस पे। तो अभी हमने एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चेंजेस फ्रॉम दी वन स्टेट टू अनदर, लाइक। तो सारी एनर्जी कहाँ से आ रही है, सन से। सन से एनर्जी ट्रांसफर हुई, प्रोड्यूसर्स को चली गई, जब प्रोड्यूसर्स को एनर्जी गई तो प्रोडक्शन हुआ। इसको किसने कंज्यूम किया, हर्बीवोर्स ने, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स ने। हमेशा याद रखना, ये जो आपको दिख रहे होंगे अलग अलग यहाँ पे बॉक्सेस, इनको हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। जब भी एनर्जी अलग अलग बेसिकली लेवल्स पे जाती है तो उसको हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल्स। तो ऐसे ये पहला ट्रॉफिक लेवल है T1, दिस इज ट्रॉफिक लेवल 2, T2, दिस इज T3, एंड दिस इज द T4। अब ये ट्रॉफिक लेवल इकोसिस्टम में ये 1 से 3 तक भी हो सकते हैं, ये 1 से 4 तक भी हो सकते हैं, ये 1 से आप स्पेसिफिकली 6 तक भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो हमारा फूड चेन का सिस्टम कैसे जुड़ा हुआ है, वो चेन इंटरकनेक्टेडनेस कैसे हो रहा है। तो पहला प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर, ठीक है, फिर उसके ऊपर टर्शरी यानी कि टॉप कंज्यूमर। तो यहाँ पे कितने हैं, 4 ट्रॉफिक लेवल्स हैं। अब यहाँ पे रूल ये कहता है एनर्जी का, कि जब भी एनर्जी ट्रांसफर होगी तो ओनली कितना जाएगा, 10%। यानी अगर इसमें अगर 100% एनर्जी है तो इसका सिर्फ कितना जा रहा है, 10%। इसका 10% का भी क्या होगा,
इसका भी सिर्फ 10% जाएगा, इसका भी कितना जाएगा 10%, राइट। तो ऐसे में ये एनर्जी 10% ही जाती है, बाकी सारी वेस्ट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में रिलीज कर जाती है आउटर एटमॉस्फेयर के अंदर, राइट। ठीक है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या हैं? दे आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस जिसमें कि डिपिक्ट होता है रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम। इसमें हम पढ़ते हैं बेसिकली तीन तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जिसमें पहला एक बायोमास के बेसिस पे है, एक नंबर्स के बेसिस पे है, और एक एनर्जी के बेसिस पे है। तो एक एक बार देखेंगे तो यहाँ पे लिखा भी है पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, पिरामिड्स ऑफ नंबर एंड पिरामिड्स ऑफ बायोमास। तो सबसे पहला आ गया हमारा एनर्जी। एनर्जी में यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि कितना जाएगा, सन से एनर्जी आई तो इसका कितना चला गया प्रोड्यूसर में से 10% ऊपर, राइट। सो 10%, इसी का भी 10% चला गया, इसका भी कितना चला गया 10%, इतना ही जाता है। बाकी क्या होता है, हीट की फॉर्म में लॉस कर जाएगा। तो बाकी जो एक्स्ट्रा चला गया कुछ डिकम्पोजर्स ने भी कंज्यूम कर लिया। तो ऐसे ये न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए, जब ये इनकी भी मिट्टी बनेगी तो यही प्लांट्स क्या करेंगे, दोबारा यूज करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे ये पूरा एक साइकिल चलता रहता है। तो ये जो साइकिल है वो पूरा ऐसे चल रहा है, इस तरह से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे काफी इमेजेस भी लग रखी हैं, तो इन इमेजेस से आप पता कर लग सकता है आपको कि कौन कौन से यहाँ पे आपको कंज्यूमर्स देखने को मिल सकते हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो फर्स्ट इज द एनर्जी। सेकंड है पिरामिड ऑफ बायोमास। अब बायोमास मतलब दिस इज द ड्राई वेट, ठीक है, इसमें हम क्या लेके चल रहे हैं, ड्राई वेट। अब देखो, अगर सारे आप पेड़ इकट्ठे कर दो, टोटल उनका ड्राई वेट ले लो, तो वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा है। तो अगर ये ज्यादा है तो इसका हमने मान लिया कि कितना है ये, 100 kg क्या है इसका ड्राई वेट है, सभी प्रोड्यूसर्स का। ठीक है, इकट्ठा सबसे ज्यादा हो गया, इसलिए नीचे वाला बेस क्या है इसका, बड़ा है। उसके बाद कंज्यूमर्स अगर देखें प्रोड्यूसर्स, तो प्रोड्यूसर्स में नंबर्स में क्या है, कम है, पेड़ों से तो कम ही होंगे ऑब्वियसली। अगर इनसे कम है तो इसका हमने कितना मान लिया कि दिस इज दी 100 kg, राइट। सो अब इसके ऊपर गए तो ऊपर वाला क्या है, उससे भी कम होगा ऑब्वियसली, कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर से कम होंगे, अदरवाइज प्राइमरी कंज्यूमर नंबर में कम हो जाएंगे। तो ये नेचर ने डिसाइड किया हुआ है कि किसका नंबर ज्यादा होगा और किसका नंबर कम होगा। तो इस केस के अंदर यहाँ पे क्या आ गया, 10 kg हमारे पास आ जाता है, कि इनका हमने क्या मान लिया, दिस इज द ड्राई वेट। अब उसके ऊपर चले गए टॉप कंज्यूमर, ये बहुत ही ज्यादा कम होंगे। ठीक है, अब ये कम होंगे तो इनका हमने टोटल कितना मान लिया कि दिस इज अबाउट दी 1 kg। सो ये जो जितने भी नंबर्स हैं, दीज आर बेसिकली दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, तो ये जो ड्राई वेट हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ये सिर्फ समझने के लिए हम लेके चल रहे हैं कि कैसे कर रहा है काम, राइट। सो ये जो ऊपर वाला था, दिस इज फॉर दी ग्रासलैंड, या वी कैन से दिस इज फॉर दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, अब नीचे वाला हमने ले लिया एक्वेटिक। एक्वेटिक, तो एक्वेटिक में प्रोड्यूसर्स होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, इनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहा जाता है। और फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, और ये बहुत जल्दी खत्म भी हो जाते हैं और रीग्रो भी होते रहते हैं। इसी वजह से इनका जो बायोमास है प्रोड्यूसर्स का, ये काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पे बताया 4 ग्राम मीटर स्क्वायर के बेसिस पे हम इसको लेके चल रहे हैं, तो काफ़ी कम होता है। सेकंड अगर देखें तो सेकंड क्या आती है, स्मॉल फिश। फाइटोप्लैंक्टन्स को किसने खा लिया, स्मॉल फिश ने। तो वो स्मॉल फिश का क्या है, इससे ज़्यादा है। और अगर टॉप लेवल पे देखा जाए, जैसे वेल मछली होती है, ठीक है, या अगर शार्क मछली होती है, तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं साइज में भी। तो इनमें अगर देखोगे तो इनका ड्राई वेट क्या मिलेगा आपको, ज़्यादा मिलेगा। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो हमारा बायोमास का पिरामिड होता है, ठीक है, ये इन्वर्टेड होता है, यानी कि उल्टा होता है, ऐसे देखने को आपको मिलेगा। फाइटोप्लैंक्टन्स नंबर्स में जरूर ज़्यादा हैं, लेकिन उनका बायोमास क्या है, काफ़ी कम है, राइट। ठीक है, तो एक बार इसको ध्यान से देखिएगा और देख करके बताइएगा, राइट। सो नेक्स्ट है पिरामिड्स ऑफ नंबर्स। तो पिरामिड्स ऑफ नंबर्स में अगर आप देखोगे फॉर ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या है, बारिश कम होती है, तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको क्या मिलेंगे, ग्रासेस। ठीक है, घास मिलेगा। तो ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया। अब घास को आप गिन सकते हो, थोड़ा मुश्किल होता है गिनना। ठीक है, आप कितना गिनोगे, बहुत मुश्किल है। तो इस केस में सबसे ज़्यादा एरिया किसका ले लिया, घास का। उसके बाद आते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स आपने देखा होगा ग्रासलैंड्स के अंदर, तो बिल्कुल यहाँ पे लायन भी होता है, ठीक है, लेपर्ड्स भी होते हैं, और इसके अंदर आपको और भी कई तरह के जानवर मिलेंगे। इसमें आपको स्पेसिफिकली एंटीलोप्स भी मिलेंगे, जिसमें एक आपने देखा होगा, एक चीता नाम का एक जानवर होता है, ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रनर होता है, बहुत तेज भागता है। और जिसको ये पकड़ता है, यानी कि जिसको शिकार बनाता है,
उसका बेसिकली हम उसको ब्लैक बक के नाम से भी जानते हैं। तो ब्लैक बक आर दी सेकंड फास्टेस्ट रनर्स। ये सेकंड फास्टेस्ट रनर्स इनको कहा जाता है, बहुत तेज भागते हैं ये भी। तो ये आपको ग्रासलैंड्स के अंदर बड़े कॉमन नहीं मिलेंगे। तो पहले कौन से आगे, हर्बीवोर लाइक जेब्रा, जिराफ, डियर्स, ठीक है, ये बारहसिंगा, ऐसे कई सारे मिलेंगे। उसके बाद उसके ऊपर चले गए तो प्राइमरी कार्निवोर्स, कुछ स्नेक्स हो सकते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर क्या है जाके, टॉप कार्निवोर, यानी कि कोई ईगल वगैरह या हॉक वगैरह, लाइन्स वगैरह, ये सब ले लिए। तो हमेशा ग्रासलैंड के अंदर नंबर किसका ज्यादा होगा, ग्रासेस का। फिर हर्बीवोर्स उससे कम होंगे, प्राइमरी कार्निवोर उससे कम होंगे, और टॉप कार्निवोर तो सबसे कम देखने को मिलते हैं। तो ये एक बेसिकली क्या है, एक स्ट्रक्चर है, एक स्केल ऑफ स्टडी है जिसके थ्रू हम ये समझते हैं। सो नेक्स्ट इज द इंडिविजुअल ट्री इकोसिस्टम। तो देखिए, एक पेड़ है, एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स हो सकते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे पैरासाइट्स हो सकते हैं, और इन पैरासाइट्स के साथ में क्या हो सकते हैं, हाइपर पैरासाइट्स। यहाँ हमने पूरा एंटायर फॉरेस्ट नहीं लिया है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ओनली अ ट्री। ठीक है, एक ट्री को हमने यहाँ ले लिया, तो ट्री को ही यहाँ पे हम पूरी तरह से डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, ये इन्वर्टेड होगा, दिस इज द इन्वर्टेड। सो नेक्स्ट इज द एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा फाइटोप्लैंक्टन्स का, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं जू प्लैंक्टन्स। तो ये जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं, ये नंबर्स में फाइटोप्लैंक्टन से कम होंगे। उसके बाद स्मॉल फिश है, तो स्मॉल फिश उससे भी कम नंबर में। और उसके ऊपर क्या है, बिग फिश या फिर लार्ज फिश, जैसे कि हमने व्हेल के बारे में देखा या शार्क के बारे में देखा, तो ये नंबर्स में क्या मिलेंगी, कम मिलेंगी। तो इसमें क्या है, इक्वेटिक में ये ऐसे जा रहा है ऊपर, राइट। सो ये थे सारे हमारे पिरामिड्स। तो इसमें हमने एक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करी कि कौन कौन से हैं। सो लास्ट आता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि सक्सेसिव स्टेजेस, कि अगली स्टेज कौन सी। देखिए, जब अर्थ बनी थी आज से 4.5 बिलियन ईयर्स एगो पहले, तो उस टाइम पे अर्थ क्या हुआ करती थी, ये बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा गर्म हुआ करती थी, इसमें लावा था, ठीक है, कंटिन्यूसली वॉल्केनिक इरप्शन था। लेकिन धीरे धीरे अर्थ ठंडी होने लगी। जब ये ठंडी होने लगी तो इसके ऊपर क्या बना, एक इनिशियल क्रस्ट बन गई। और जैसे कि आप दूध ठंडा होता है उसके ऊपर मलाई जम जाती है, वैसे यहाँ पे क्या जम गई, क्रस्ट। उसी क्रस्ट पे धीरे धीरे रॉक्स थी, रॉक्स टूटना स्टार्ट हुई, यहाँ पे लिकन्स डेवलप हुए, ठीक है। और बेसिकली बैक्टीरियाज टाइप। बैक्टीरियाज के बाद क्या हुआ, छोटे छोटे प्लांट्स लगने लगे, हल्के हल्के ग्रो होने लगे। कुछ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद वहां पे घास लगा, और घास बाद में किस में बदल गया, ये बदल गया श्रब्स में, यानी कि झाड़ियां वगैरह होती हैं उसमें बदल गया। और इन्हीं झाड़ियों से फिर क्या बनने लगे, बड़े बड़े ट्रीज बनने लगे। तो आज अगर आप देखते हो तो काफी सारे अलग अलग फॉरेस्ट सिस्टम भी आपको देखने को मिलेंगे, ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स भी देखने को मिलेंगे। तो जैसा आज आप देखते हो अपने आसपास, वो एक बहुत सारी अलग अलग स्टेजेस से निकला हुआ है। तो पहले स्टेजेस क्या थी, रॉक्स थी, फिर धीरे धीरे लिकन्स बने, उसमें न्यूट्रिएंट्स मिले, पानी मिला, ठीक है, फिर घास लगा छोटा मोटा, फिर छोटी मोटी झाड़ियां लगी, फिर जाकर के क्या बने, पेड़। तो ऐसे में जब कंप्लीट सक्सेशन हो जाता है, उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी सक्सेशन। अब मान लीजिए कि इस फॉरेस्ट के अंदर आग लग जाती है, फायर लग जाती है, या यहाँ पे बहुत सारा वॉल्केनिक इरप्शन होता है और ये पूरा जो फॉरेस्ट है वाइप आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उसके बाद क्या होगा कि जब वहां पे वॉल्केनिज्म खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा, तो धीरे धीरे फिर ये स्टेज फिर वापस आएगी, प्लांट्स फिर लगना स्टार्ट होंगे। उसको कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, क्या बोल देंगे, सेकेंडरी। तो पहला है प्राइमरी, दूसरा कौन सा आ गया, सेकेंडरी। ये लगातार चलता रहता है। सेकेंडरी सक्सेशन जो है, पहले जो एरिया हैबिटेटेड था, जहां पे कुछ था, डिस्टर्ब हो गया, उसको रिकॉलोनाइज जब करते हैं डिस्ट्रप्शन के बाद, उसको हम जनरली कह देते हैं कि दिस इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी सक्सेशन, राइट। सो आज हमने डिस्कस किया इकोसिस्टम के बारे में और इकोसिस्टम से जुड़े हुए स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है आई एम सूरज IAS, ठीक है, इसके ऊपर। तो यहाँ भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी नॉलेजेबल रील्स वगैरह डालता रहता हूँ, तो इसके ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, राइट। थैंक यू।